हेलो स्टूडेंट्स, चंदिल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। ये टॉपिक 12th के स्टूडेंट के लिए है, यूनिट नंबर 6। यहाँ से 8 नंबर का आना है, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन जो आना है वो आपका 4 नंबर का आना है। ये इंपॉर्टेंस 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पटवारी वाले स्टूडेंट भी इसको वीडियोज़ को सुन सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, भर्ती और चयन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। भर्ती और चयन में भैया क्या अंतर होता है? सबसे पहले सोर्सेस। भर्ती जो होती है, भर्ती के दो स्रोत होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, जबकि चयन की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस। दूसरा स्तर, भर्ती जो होती है वो निम्न स्तर के पदों के लिए की जाती है, छोटी पोस्टों के लिए, जबकि चयन जो होता है टॉप लेवल पोस्ट, उच्च या मध्य स्तरीय पद जो भरे जाते हैं, वैकेंसी भरी जाती हैं, वो सिलेक्शन यानी चयन के माध्यम से। तीसरा संख्या, जो भर्ती में रिक्वायरमेंट आवेदक होते हैं, आवेदन करने वाले होते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि चयन में इनकी संख्या बहुत कम होती है। और लास्ट, इंटरव्यू। भर्ती के लिए साक्षात्कार होना कंपलसरी, इंटरव्यू कंपलसरी नहीं है, पर सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू होना कंपलसरी है। बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो ये 4 डिफरेंस बता दिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ता है, भर्ती के आंतरिक व बाह्य स्रोतों को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो जब भर्ती संस्था के अंदर के व्यक्तियों से ही की जाती है, जब संस्था में रिक्त पदों को संस्था के अंदर के व्यक्तियों से ही भरा जाता है, उसे आंतरिक स्रोत द्वारा भर्ती कहते हैं। जैसे मान लीजिए संस्था में कोई पोस्ट खाली हो गई, तो उसको भैया प्रमोशन, नीचे वाले का प्रमोशन कर दो ऊपर, या कई बार ऊपर वाले का डिमोशन कर दो, या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में। तो जब संस्था में रिक्त पदों को संस्था के अंदर के व्यक्तियों से ही भरा जाता है, वो आंतरिक स्रोत द्वारा भर्ती कहा जाता है। कौन कौन से सोर्सेस होते हैं? संस्थाओं में कर्मचारियों का प्रमोशन करके, कर्मचारियों का डिमोशन पदावनति करके, कर्मचारियों का एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर करके। दूसरा होता है बाह्य स्रोत द्वारा भर्ती। जब संस्था में रिक्त पदों को, वैकेंट पोस्टों को संस्था के बाहर के व्यक्तियों से भरा जाता है, वो बाह्य स्रोत द्वारा भर्ती कहलाती है। बाह्य स्रोत किन किन तरीकों से होते हैं? भैया आप पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आप रोजगार कार्यालय में इन्फॉर्म करते हैं, रोजगार कार्यालय में जिन लोगों का पंजीयन होता है उनको बुलाते हैं जॉब के लिए। आप कैंपस सिलेक्शन, बड़े बड़े कॉलेजों में जाते हैं, वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन करते हैं ना, बाहर से कंपनियाँ आती हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट होते हैं उनको हायर करके ले जाती हैं। फाटक पर क्या कहलाता है? गेट सिलेक्शन क्या कहलाता है? बड़े बड़े शहरों में जो फैक्ट्रियां होती हैं, उन फैक्ट्रियों के दरवाजे पर श्रमिक सुबह से जाके खड़े हो जाते हैं। संस्था का जो काम करवाने वाले कर्मचारी होते हैं वो आते हैं, उन्हें 50, 100, 200 जितनी लेबर चाहिए उनको अंदर कर लेते हैं, बाकी लोगों को बाहर कर देते। तो ये कहलाता है गेट सिलेक्शन, फाटक पर भर्ती। ये एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी में से ये बन सकता है कि आंतरिक और बाह्य स्रोत में अंतर लिखिए, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो इसी से तो अंतर बन जाना है। आंतरिक स्रोत में जो भर्ती होती है संस्था के अंदर से होती है, बाह्य स्रोत में जो भर्ती होती है वो बाहर के लोगों से होती है। आंतरिक स्रोत में प्रमोशन, डिमोशन और ट्रांसफर होता है। इसमें रोजगार कार्यालय में पंजीयन करा के, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे के, कैंपस सिलेक्शन, गेट सिलेक्शन, ये हो गया। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट जो होता है उसमें मितव्ययी होता है, इकोनॉमिकल होता है, इसमें पैसे खर्चे नहीं होते, क्योंकि अंदर के लोगों से ही पोस्ट को भर लेना है। जबकि एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट अधिक खर्चीला होता है, उसमें पैसे ज़्यादा खर्चे होते हैं। इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट जो होता है उसमें समय और श्रम, टाइम बचता है बहुत ज़्यादा, लेबर बचता है, समय और श्रम दोनों की बचत होती है। जबकि एक्सटर्नल जो होते हैं सोर्सेस में टाइम और लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। ये 3 क्वेश्चन बताए मैंने आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे जो बता रहा हूँ मैं आपको। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है, स्टाफिंग का क्या महत्व है? इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या होता है संस्था में? तो इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए स्टाफिंग क्या होता है, इसमें सबसे लास्ट में बात करेंगे हम आपसे, ठीक है ना। चाहे अभी से सुन लीजिए, चलिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। स्टाफिंग क्या होता है? संस्था में रिक्त पदों पर योग्य व अनुभवी व्यक्तियों को नियुक्त करना नियुक्तिकरण कहलाता है। संस्था में वैकेंट पोस्टों पर एलिजिबल पर्सन को अपॉइंट करना स्टाफिंग कहलाता है। स्टाफिंग आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। कौन कौन तरीके होते हैं स्टाफिंग करने के? एक रिक्वायरमेंट भर्ती के माध्यम से और एक सिलेक्शन चयन के माध्यम से, ठीक है। अब स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता। स्टाफिंग के माध्यम से संस्था में योग्य व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है, योग्य व्यक्तियों को लाया जाता है, योग्य व्यक्तियों को काम पर रखा जाता है। दूसरा, इंक्रीज इन मोरल। जब संस्था में एक योग्य पद पर व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा, तो जो व्यक्ति नियुक्त होगा उसका भी मोरल बढ़ेगा और जो साथ में काम कर रहा है उसका भी मोरल बढ़ेगा। मान लीजिए आप ग्रेजुएट किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं और 10वीं पास व्यक्ति भी उसी पोस्ट पे काम करे, तो आपका मोरल घटेगा ना। पर ग्रेजुएट व्यक्ति या उससे ज़्यादा योग्यता वाला व्यक्ति काम करेगा तो आपका मोरल बढ़ेगा। तो इंक्रीज इन मोरल भी होता है।
उचित कार्य पर उचित व्यक्ति को भी नियुक्ति मिलती है, और संगठन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो योग्य पद पर योग्य कर्मचारियों की उपलब्धता होती है, उचित पद पर उचित व्यक्ति की नियुक्ति होती है, संगठन का विकास होता है, मनोबल में वृद्धि होती है। स्टाफिंग की विशेषताएं क्या होती है, नियुक्ति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। भैया इसमें पहला जो है सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का प्रमुख कार्य मैनेजमेंट से डायरेक्ट रूप से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, प्रबंध का पृथक कार्य। दूसरा सर्वव्यापक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है, और मनुष्यों से संबंधित, रिलेटेड टू ह्यूमन, क्योंकि नियुक्ति किसकी की जाती है कार्य पर, मनुष्यों की जाती है, इसलिए मनुष्यों से संबंधित। 4 हो गई हैं। आगे नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या है। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग का सबसे पहला स्टेप होता है फॉरकास्टिंग करना कि आपके संस्था में कितने काम करने वालों की आवश्यकता है, कितनी पोस्टें खाली हैं, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। उसके बाद उन सभी जितने लोगों की आवश्यकता है, किस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, परचेस डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने लोग चाहिए, ये सबके कार्य, उनकी पोस्टें बांट देना। उसके बाद भर्ती और सिलेक्शन, रिक्वायरमेंट और सिलेक्शन के माध्यम से जो पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भर देना, तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, जो कर्मचारी आपने भरे हुए हैं उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग देना, और ट्रेनिंग देने के बाद उनको कार्य पर अपॉइंट कर देना, ये प्रक्रिया है। नियुक्ति के सिद्धांत क्या होते हैं भैया, प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। यहां पे मैंने एक मास्टर क्वेश्चन बनाया है, नियुक्ति के सिद्धांत आए या चयन के सिद्धांत आए, ठीक है ना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ रिक्वायरमेंट, किसी के भी सिलेक्शन है, सबका आंसर एक जैसा, आंसर एक जैसा होगा, चाहे भैया भर्ती करें आप कर्मचारियों को, चाहे चयन करें। उसके सिद्धांत क्या होना चाहिए भैया, सिद्धांत सबसे पहला होना चाहिए योग्य व्यक्ति द्वारा चयन, या योग्य व्यक्ति द्वारा भर्ती, या योग्य व्यक्ति द्वारा नियुक्ति। मतलब जो व्यक्ति आपकी जॉब पर काम कर अपॉइंट कर रहा है उसको योग्य होना चाहिए, तो योग्य व्यक्ति द्वारा नियुक्ति होना चाहिए। नियुक्ति का पूछे, भर्ती का तो योग्य व्यक्ति द्वारा भर्ती, चयन का तो योग्य व्यक्ति द्वारा भर्ती की जानी चाहिए। दूसरा निष्पक्षता, फेयरनेस, जो भी ये प्रोसेस हो, चाहे नियुक्ति की हो, चाहे भर्ती की, चयन की, कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। 2 हो गए। तीसरा कानून के अनुरूप या कानून के साथ, रिलेटेड विथ लीगल, कानूनी होना चाहिए। जो भी नियुक्ति की जाए, भर्ती की जाए या चयन किया जाए, कैसा होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हो गए आपके बता दिए, योग्य व्यक्ति द्वारा, निष्पक्ष, कानून के अनुरूप, और फ्लेक्सिबिलिटी, लोचपूर्ण होना चाहिए, चाहे नियुक्ति हो, चाहे चयन हो, चाहे भर्ती, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर क्या किया जाना चाहिए, उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। और एक एक्स्ट्रा में योग्य व्यक्ति, चयन भी योग्य व्यक्ति का होना चाहिए, भर्ती भी योग्य व्यक्ति का होना चाहिए, और नियुक्ति भी योग्य व्यक्ति की होनी चाहिए। तो योग्य व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, योग्य व्यक्ति का होना चाहिए, रिलेटेड विथ लॉ, कानून के अनुसार होना चाहिए, निष्पक्ष, फेयरनेस होना चाहिए, और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके बाद अब अगला इसमें टॉपिक आ जाता है इस यूनिट में, ट्रेनिंग, जिसको अपन बोलते हैं प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्या होता है, संस्था में जब किसी व्यक्ति को कार्य पर रखा जाता है तो उस व्यक्ति को उस कार्य के संबंध में जानकारियां देना ट्रेनिंग कहलाता है। ट्रेनिंग की विधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग क्या होगा, संस्था में सबसे पहले होता है कि इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, प्रवेशात्मक प्रशिक्षण। जब संस्था में कोई व्यक्ति आता है तो उसको संस्था के बारे में इंट्रोडक्शन, संस्था कब से स्थापित हुई है, किस उद्देश्य को लेकर स्थापित है, संस्था क्या काम करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, हफ्ता में कितने दिन काम होता है, कितने दिन छुट्टी रहती है, टाइमिंग कितने से कितने बजे तक की रहेगी, ये सारी जानकारियां जब कर्मचारी जब काम पे पहले दिन जाता है उस दिन प्रदान की जाती है। ये इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग, प्रवेशात्मक प्रशिक्षण कहलाता है। दूसरा कार्य पर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑन जॉब। जब आप अपने काम करते हैं, चाहे आप लैपटॉप पे काम करते हैं मान लीजिए ऑफिस का, या आप मशीन चलाते हैं, तो जब आप काम करते हैं तो वहीं पर आपके जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं वो आते हैं, वो आपको उस काम करने के बारे में बताते हैं। जब आप काम करते हैं तो काम करने की किस तरह से काम करना है, क्या काम है आपका, मशीन किस तरह से चलाना है, या मार्केटिंग का काम किस तरह से करना है, ये सारी ट्रेनिंग जो होती हैं वो ट्रेनिंग ऑन जॉब कहलाती है, कार्य पर प्रशिक्षण। तीसरा होता है ट्रेनिंग ऑन ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण। बहुत सारी प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर खुले, जैसे कई व्यक्ति पटवारी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ता है, पुलिस में सेलेक्ट हो जाते हैं तो 9 महीने साल भर के लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। तो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जहाँ का एनवायरनमेंट, जो नए लोग भर्ती होके आते हैं उनको उस कार्य के संबंध में ट्रेनिंग उन ट्रेनिंग सेंटर्स में दी जाती है। चौथा होता है केस स्टडी,
है ना। ये अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इसका शुभारंभ भी बोल सकते हैं, या उसका यूज़ किया गया वहाँ पर। कई बार जब ट्रेनिंग होती है तो केस स्टडी करा के उसको ट्रेनिंग दी जाती है, केस के माध्यम से ही ट्रेनिंग दी जाती है। अगला है प्रशिक्षण से क्या क्या फायदे होते हैं या प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता होती है। तो प्रशिक्षण की सबसे पहले आवश्यकता होती है, ये होती है कि आपको कार्य करने पर योग्य व्यक्ति मिलते हैं, योग्य व्यक्ति की उपलब्धता होती है। उत्पादन में वृद्धि होती है, जब योग्य व्यक्ति आपको ट्रेनिंग, जब किसी व्यक्ति को आप ट्रेनिंग देके कार्य कराएंगे तो निश्चित रूप से जब वो काम करेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, उत्पादन अधिक होगा अपेक्षाकृत कम ट्रेंड व्यक्ति के। दूसरा, दुर्घटनाओं में कमी, लेक ऑफ एक्सीडेंट। जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो मशीनों की टूट फूट होती है, जब ट्रेंड व्यक्ति काम करेगा तो किसी भी प्रकार की टूट फूट नहीं होगी। अनुपस्थिति में कमी, एब्सेंस। जब कोई व्यक्ति ट्रेंड होकर काम करने लगता है तो फिर वो गैप नहीं करता, अनुपस्थिति नहीं होती, वो लगातार काम को करता जाता है। तो उत्पादन में वृद्धि होती है, दुर्घटनाओं में कमी होती है, ठीक है ना, अनुपस्थिति में कमी होती है, और उसके कार्य करने की क्षमताएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। उसकी वर्क करने की कैपेसिटी होती है, जो ट्रेंड व्यक्ति होता है उसकी वर्क करने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। चयन की प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। जब आप मान लीजिए आईएएस के लिए आप सिलेक्ट होते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले आपने जो एडवर्टाइजमेंट देखा है पेपर में, उस एडवर्टाइजमेंट से आप एप्लीकेशन भरते हैं, और जहाँ पर आप एप्लीकेशन भरते हैं वो लोग उस एप्लीकेशन को चेक करते हैं, आपके अंदर यदि वो क्वालिफिकेशंस है जो वो चाह रहे हैं तो फिर आपको वो पेपर के लिए बुलाते हैं। तो सबसे पहले आवेदन पत्रों को भरना और उनकी जांच। नंबर दूसरा, जो लोग जिनके आवेदन सही होते हैं उनको विभिन्न प्रकार से उनकी परीक्षाएं ली जाती हैं। कई बार उनकी रिटन परीक्षा ली जाती है, या ऑरली भी ली जाती है, या कई बार जैसे आपने लिखा कि आपको ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया आपने, तो फिर आपसे गाड़ी चलवा के देखी जाएगी। तो कई प्रकार की रिटन, ऑरल, इस तरह से एग्जाम भी होते हैं, एग्जाम लिए जाएंगे। तीसरा, जो लोग उस एग्जाम में पास हो जाते हैं उनका फिर क्या लिया जाता है, इंटरव्यू। नंबर 3 पे साक्षात्कार लिया जाता है। जो लोग साक्षात्कार में पास हो जाते हैं फिर उनका क्या होता है, रेफरेंस चेक। आपने जो मार्कशीटें लगाई हैं वो चेक की जाती, कहीं वो फर्जी तो नहीं है, कहीं पर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, तो आपकी वो रेफरेंस चेक किया जाता है। तो एप्लीकेशन की जांच पहला हो गया, परीक्षा दूसरा हो गया, इंटरव्यू तीसरा हो गया, है ना, रेफरेंस चेक नंबर 4 हो गया। फिर आपका मेडिकल होगा कि आप उस काम को करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम हैं या नहीं। फिर यदि आपका मेडिकल भी सही हो जाता है तो फिर आपको कार्य पे नियुक्त कर दिया जाता है। तो क्या लिखेंगे, आवेदन और आवेदन पत्रों की जांच, परीक्षाएं देना, इंटरव्यू देना, रेफरेंस चेक, संदर्भ परीक्षण, मेडिकल, शारीरिक परीक्षण और कार्य पर नियुक्ति। मैं एक बार थोड़ा सा देख लूँ कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया यहाँ पर। प्रशिक्षण की विधियाँ महत्व नहीं, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लास्ट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग जो होती है क्या होती है, भविष्य के लिए होती है। डेवलपमेंट जो होता है वो फ्यूचर के लिए होता है। ट्रेनिंग शॉर्ट पीरियड होती है, डेवलपमेंट लॉन्ग पीरियड होता है। ट्रेनिंग में खर्चे कम होते हैं, डेवलपमेंट में खर्चे। डेवलपमेंट का मतलब आप अपना विकास कर रहे हैं, तो आप अपना विकास करने में तो आपको बहुत समय लगता है ना। ट्रेनिंग का समय निश्चित होता है, डेवलपमेंट का कोई भी समय निश्चित नहीं होता। तो ये स्टाफिंग की यूनिट भी हो गई, यूनिट नंबर 6। आज के लिए इतना ही। आगे जो भी वीडियो आएगा तो अगली जो यूनिट्स होंगी उनके लिए आपको हम वीडियो डालेंगे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से लीड लगा के आराम से सुनेंगे, सब लोग, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय, गुड नाइट।